नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों बहुत समय के बाद वीडियो आ रही है आपके बीच। थोड़ा सा आप लोग नाराज हो गए, बट दोस्तों थोड़ा ये माइक इश्यूज की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से हमारी वीडियोस लेट हो रही थी। बट अब फिर से हम आपके बीच में लेके आ गए हैं 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का एग्जाम आइडिया। तो देखिए भाई, शुरू करते हैं। आज एक नया चैप्टर बहुत डिमांड हो रही थी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की। देखो जी, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी दोनों को मिलाकर 6 मार्क्स का आपका आने वाला है यहाँ से क्वेश्चन। तो भाई तैयार हो जाइए, सीधा शुरू करते हैं। आज का टॉपिक काफी मुश्किल है, बट इसको आसान बनाएंगे आपके लिए। शुरू करते हैं भाई, ठीक है जी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखो जी, यहाँ पे पहले आपको डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, किस तरह की आपकी फॉरेन एक्सचेंज होती है। तो आपको मैं क्वेश्चन के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट्स भी समझाता रहूंगा, ठीक है भाई। तो टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई हम। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू, क्या होती है जी फॉरेन एक्सचेंज रेट? जरा समझिए भाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो भाई, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, पहले तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं। फॉरेन करेंसी के साथ जब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, तो इसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। जैसे हम रुपीस के बदले क्या लेते हैं जी? डॉलर। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज, यानी अपनी डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के साथ। तो भाई अब $1 लेने के लिए आपको जितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, वही एक रेट बनती है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखो भाई, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट की ये कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे। कह रहा है द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू द अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो ये डेफिनेशन बन सकती है भाई कि एक करेंसी की दूसरी करेंसी के जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे क्या वैल्यू है। द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो भाई ये भी डेफिनेशन बन रही है। ये तो मैंने यहाँ पे लिख करके दिखाया आपको कि जब डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी जो है हमारी, फॉरेन करेंसी के टर्म में हम जब एक्सचेंज करते हैं, तो भाई उससे हम क्या कहते हैं? आपका फॉरेन एक्सचेंज। और जिस रेट पे करते हैं उससे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आंसर होगा भाई बोथ बी एंड सी। दो आंसर है यहाँ पे आपके, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो भैया एक्सचेंज रेट क्या है, इसको समझिए भाई। किसके टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं? तो कहता है एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, मेटल, अनदर करेंसी और नन ऑफ दिस। तो भैया ना मेटल है ना गोल्ड है, अनदर करेंसी के टर्म में। अभी हमने देखा ना, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के रिलेशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है जी। तो ये आंसर आपका अनदर करेंसी हो गया यहाँ पे। कहता है रेट ऑफ एक्सचेंज एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। देखो भाई, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो दो तरह से डिटरमाइन होती है कि हम $1 के बदले कितने इंडियन रुपीस दें। इसका निर्धारण होता है, ये डिटरमाइन होता है भाई दो तरीके से। एक है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे हम अपनी करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी की वैल्यू के टर्म में डिटरमाइन करते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं। तो भाई ये जो रेट डिटरमाइन होती है, ये हमारे देश की सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये रेट डिटरमाइन होती है। जबकि दूसरी तरफ जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन होती है भैया। तो बाजार शक्तियों के द्वारा जब रेट डिटरमाइन हो तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल, और जब गवर्नमेंट डिटरमाइन करे तो उसे हम कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। तो कह रहा है रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट डिटरमाइन होती है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्लियर? तो आंसर है यहाँ पे आपका थर्ड का ए। अगला क्वेश्चन देखो जी। द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल्स टू इट सप्लाई इज कॉल्ड। तो देखो, जहां पे डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है, यही दोनों मार्केट फोर्सेज हैं। जब इन दोनों की मदद से रेट डिटरमाइन होती है, तो देखो जी,
जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां से आपको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होता है। यहाँ से एक रेट पता चलती है और उस रेट पे कितनी क्वांटिटी है उसका भी हमें पता चलता है। तो देखो भाई, एक तो ये इक्विलिब्रियम का यहाँ आपको आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट बोलता है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होती है। तो भैया जब डिमांड और सप्लाई की वजह से रेट डिटरमाइन हो तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो देखो भाई, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यहाँ पे आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है जी। पर एक्सचेंज रेट, तो पर एक्सचेंज रेट भी हम यहाँ पे, पर एक्सचेंज रेट का मतलब समझ लो भैया कि जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के टर्म में डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे पर एक्सचेंज रेट की एक करेंसी के लिए आपको कितना वापस देना होता है दूसरी करेंसी को। तो भैया इक्विलिब्रियम रेट में ही आपको ये चीज पता चलती है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के टर्म में कैसे डिटरमाइन हो रही है। तो ये पर एक्सचेंज रेट भी आपका यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो ए एंड सी बोथ आंसर होंगे इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंजेस। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखो सिंपल सा है, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में कैसा रिलेशन है। फॉरेन एक्सचेंज रेट देखो, $1 है 40 का, वही डॉलर अगर हो जाए भैया 50 का तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गई। पहले जो चीज 40 की मिल रही थी वही चीज अब 50 की मिल रही है, तो भाई हम क्या करेंगे, अपनी डिमांड को कम कर देंगे। समझ रहे हो बात को। तो भाई जब हमें चीज महंगी मिलेगी तो डिमांड कम हो गई, तो रेट बढ़ने पे डिमांड कम होती है। तो ये इनवर्स रिलेशन को दिखाता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है भैया यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन। तो भाई सबसे पहला ही पॉइंट बताता है नेगेटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ एक्सचेंज, तो आंसर यही हो गया सीधा। और अगर आप देखो तो पॉजिटिवली नहीं होता, प्रोपोर्शनेटली नहीं होता, नॉट रिलेटेड तो बिल्कुल ही नहीं है। चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन आपका हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने पे हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कम कर देते हैं। द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस, तो देखो जैसे डिमांड कर्व है वैसे अब यहाँ पे सप्लाई कर्व को देख लो। तो सप्लाई कर्व में हमने क्या करना है जी, सप्लाई करनी है। अगर मान लो, सप्लाई का मतलब होता है हम अपनी करेंसी को दे रहे हैं दूसरे देश वालों को। अभी तक अमेरिका वालों के हिसाब से देखें तो उनको $1 में 40 रुपए की चीज मिल रही थी, अब उन्हें एक ही डॉलर में 50 रुपए की चीज मिलेगी। तो वो हमारे देश से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे कि नहीं लेंगे। अब जब हमारे देश से गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा लेंगे तो हमें अपनी करेंसी की सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो जो पहले कम थी वो ज्यादा हो जाएगी, यानी यहाँ पे हमारा जो सप्लाई कर्व है ये कैसा रिलेट है, पॉजिटिवली रिलेटेड। कैसा रिलेशन होता है जी सप्लाई कर्व का, पॉजिटिव। तो कह रहा है नेगेटिवली स्लोप, नहीं जी, पॉजिटिवली स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो भैया लेफ्ट से राइट की ओर इसका पॉजिटिव स्लोप होता है। यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है कैसा, बी। ठीक है जी, छठे का आपका आंसर हो गया बी। सातवां क्वेश्चन, when domestic currency loses its value in relation to a foreign currency। तो कह रहा है जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू लूज हो रही है, तो कैसे लूज हो रही है। $1 अगर अभी हम बोले कि 40 का है, वही डॉलर अगर 50 का हो जाए तो हमारी करेंसी की वैल्यू तो कम हो रही है ना भाई। पहले एक चीज लेने के लिए 40 रुपए देने पड़ रहे थे, अब वही चीज लेने के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो हमें नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, कह रहा है इन इंटरनेशनल मनी मार्केट इट इज द सिचुएशन ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं। तो देखो हमारी करेंसी की वैल्यू कम होने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, करेंसी की डेप्रिसिएशन। तो भाई करेंसी डेप्रिसिएशन इसका आंसर बनेगा। और अगर हमारी करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम इसे कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। क्लियर। अब आप बोलोगे भैया ये करेंसी डेप्रिसिएशन और ये डिवैल्यूएशन क्या है। तो भाई डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि करेंसी की, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, बट जब डिमांड और सप्लाई की मदद से नहीं, गवर्नमेंट खुद आपकी रेट को क्या करती है, कम करती है। इसे हम कहते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन। क्लियर। अगला जी 8th, करेंसी एप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन। देखो करेंसी एप्रिशिएट कब होती है, जब डोमेस्टिक करेंसी लॉसेस इट्स वैल्यू। बिल्कुल नहीं भाई, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो भैया फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ेगी तो हमारी तो करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है ना, तो ये तो आंसर ही नहीं बनेगा यहाँ पे। अगला देखो जी,
कह रहा है देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाए, यानी जो चीज अभी तक हमें महंगे में मिल रही थी वो सस्ते में मिलने लगे। $1 50 का था, वही डॉलर अगर 40 का हो जाए तो भैया इसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है, और इसका उल्टा कर दोगे तो वो क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन। अगला है जी, व्हेन यूएस डॉलर एक्सचेंज फॉर रुपीज 50 इंस्टेड ऑफ 55। कह रहा है अगर डॉलर जो है वो 55 की जगह कितने का हो जाए, 50 का हो जाए, तो भैया डोमेस्टिक करेंसी शोज करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डिवेल्युएशन। तो भैया मैं ऊपर से नीचे तक यही बताने पे लगा हूं कि भैया जब $1 55 का था, 55 का था, वही 50 का हो जाए तो आपकी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट, तो भैया एप्रिसिएशन बोलेंगे इसे। अगला है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, की इनमें से कौन सा सोर्स है फॉरेन करेंसी की डिमांड करने का। तो देखो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं, या तो हमें देखो कोई बाहर देश से चीज मंगानी है इंपोर्ट करने के लिए, अगर हमें बाहर देश इन्वेस्टमेंट करनी है, या हमें फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करना है, इन सब चीजों के लिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट के लिए आपका आंसर बनेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आपका आंसर बनेगा, इनकम रिसिप्ट, तो भाई पैसा मिल रहा है तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत थोड़ी है, तो आंसर हो गया भाई बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगला, डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन, रिवैल्यूएशन सॉरी, करेंसी रिवैल्यूएशन का मतलब है कि वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइजेस इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो भाई करेंसी राइज हो रही है तो हमारी करेंसी की वैल्यू तो यहाँ पे डिवैल्यूएट हो रही है, रिवैल्यूएट थोड़ी हो रही है। वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज deliberately raised by the government by lowering the exchange rate। तो तब देखो भाई करेंसी को हमने क्या कर दिया, खुद ही कम कर दिया, तो बिल्कुल नहीं भैया, ये भी पॉइंट आपका नहीं बनेगा। ये बनेगा, एक सेकंड जरा ध्यान से पढ़ते हैं इसको, ये पॉइंट बन सकता है हमारा कि वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रेज्ड। तो भैया डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रेज हो गई, तो हाँ भाई इसको हम रिवैल्यूएशन बोलते हैं, तो ये तो पॉइंट बन रहा है आपका। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बिकम रेड्यूडेंट्स, मतलब रेड्यूडेंट्स का मतलब होता है भैया कि हमारी जो मार्केट फोर्सेस हैं वो रेट को हमारी क्या कर रही हैं, बढ़ा दे रही है। ठीक है भाई, रिड्यूस हो जा रही है, डिमांड और सप्लाई की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट रिड्यूस हो रहा है, यानी अब हमें जो चीज पहले से सस्ते में मिलेगी। तो भाई बी और सी दोनों आंसर बन जाएंगे इसके, 11th का डी। तो भैया यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, रेडिडेंट्स वगैरह ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ मैनेज फ्लोटिंग। तो देखो जी, दो तरह की रेट डिटरमाइन होती है, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है फ्लेक्सिबल। ठीक है, और फ्लेक्सिबल को ही हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। और इसी के आगे अगर हम लगा दें मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो भैया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जब आपकी करेंसी की रेट डिटरमाइन होती है पहले मार्केट फोर्सेस से, मार्केट फोर्सेस से, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से हमने पहले रेट डिटरमाइन कर दी, बट आपने क्या देखा कि भैया करेंसी की वैल्यू अपने आप ही कम हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। अब देखो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको अगर समझाऊं, तो मान लो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी कि भाई आज के टाइम पे $1 चल रहा है ₹70 का। सरकार ने ये डिसाइड किया कि भैया हम अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ, तो भैया सरकार ने इन्वेस्टमेंट करने की सोची $1 70 पे, बट अचानक क्या हुआ जी, रेट बढ़ गए, $1 हो गया 72 का। अब इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान होगा भाई, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको, तो सरकार क्या करेगी, इस रेट को वापस 70 पे लाने के लिए आरबीआई का इंटरवेंशन करेगी। आरबीआई इंटरवेन करती है क्योंकि आरबीआई के पास होता है फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो भंडार है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई क्या करती है इस सिचुएशन में, फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करती है कि मान लो फॉरेन करेंसी की रेट बढ़ गई क्योंकि डिमांड बड़ी होगी, तो आरबीआई ने क्या कर दिया, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगी। फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होने से फॉरेन करेंसी की रेट वापस गिर जाएगी और $1 70 पे आ जाएगी, और सरकार जल्दी से अपनी वहां पे इन्वेस्टमेंट करके वापस उसको मार्केट फोर्सेस पे फ्री कर देती है। फिर डॉलर दोबारा 72 का हो, कुछ भी हो, हमने अपना काम कर लिया। इसे कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्लियर? अंडर दिस एक्सचेंज रेट डज नॉट रिमेन विद इन
द डिजायर लिमिट्स। कह रहा है इस एक्सचेंज रेट में हमारी जो रेट है वो डिजायर नहीं रहती, चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही है। मार्केट एक्सचेंज रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो मैंने अभी आपको बताया कि सप्लाई बढ़ाने और घटाने से यहाँ पे रेट डिटरमाइन होती है। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवेन टू मैनेज द एक्सचेंज रेट इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में गवर्नमेंट रेट डिटरमाइन नहीं करती, इस सिस्टम में आरबीआई रेट को डिटरमाइन करने का काम करती है। ठीक है जी, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर बनेगा। क्लियर। स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट डील्स विद, देखो जी स्पॉट मतलब होता है ऑन द स्पॉट। स्पॉट पे जो भी आपने डीलिंग करी कि आपने मान लो किसी का पैसा देना है, तो करंट ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है हमारी, वो हमारी होती है स्पॉट मार्केट। ठीक है। एक होती है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो भैया फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के तौर पे हम इसको देखते हैं कि कोई भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो फ्यूचर डेट में, तो कहता है कि भाई विच हैपेंस टू प्रिवेल इन द फ्यूचर, which happens to clear the current transactions at which market demand for foreign currency equals to market supply of foreign currency, और लास्ट है जी at which forward transactions are to be honored। तो देखो भाई आंसर ए और डी में से एक है which happens to prevail in the future। तो भाई फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसी एक्सचेंज रेट होती है भाई जो हमारी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस को दिखाता है। कौन से ट्रांजैक्शंस को? फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस को। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस, और स्पॉट मार्केट का मतलब करंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो भाई इनमें से कौन सा एक कॉज है फॉरेन एक्सचेंज लॉस होने का? ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो भाई कौन सा एक कारण है इनमें से? तो भाई ग्रांट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई हमारी फॉरेन करेंसी कैसे लूज होती है, कैसे खत्म होती है? तो भाई हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ग्रांट्स ले रहे हैं, तो इससे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा ना भाई। उधार में ले रहे हैं या गिफ्ट ले रहे हैं, जो भी चीजें ले रहे हैं ग्रांट्स से, एक्सपोर्ट से भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। इंपोर्ट्स, इंपोर्ट से हमें देना पड़ता है भाई, पैसा देना पड़ता है, तो फॉरेन करेंसी जाएगी। तो ऑप्शन हो गया सी। इनफ्लक्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो भाई इससे फॉरेन एक्सचेंज में लॉस थोड़ी होगा, फायदा होगा इससे। तो कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? तो कहता है devaluation occurs when the value of domestic currency reduce owing to change in supply demand forces in the international money market। कह रहा है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, कह रहा है डिवेल्युएशन occurs when the value of domestic currency reduces owing to change in। देखो डिवेल्युएशन कभी भी डिमांड और सप्लाई से नहीं होता, ये आप ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन होता है आपकी डिमांड और सप्लाई से। बट जब गवर्नमेंट, एक देश की गवर्नमेंट खुद अपनी रेट को कम करती है, तो उसे हम कहते हैं डिवेल्युएशन। जबकि अगला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस ओइंग टू चेंज इन। तो भैया अभी आपको मैंने बताया डिवेल्युएशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, और डेप्रिसिएशन होता है डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से। तो आंसर हो गया यहाँ पे सीधा सीधा बी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी सही है? तो भाई सबसे पहला है पर रेट ऑफ एक्सचेंज मींस फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो भैया पर रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं है यहाँ पे आंसर। डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी इज द सेम एज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, बिल्कुल नहीं है ये भी आंसर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक, तो बिल्कुल नहीं जी, ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा होती है। ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज अ सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। तो देखो भाई ब्रिटेन, ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये दो चीजों पे काम करता था। एक था आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, और दूसरा था ब्रिटेन वुड सिस्टम। तो भैया इन दोनों सिस्टम को हम पढ़ते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर। क्लियर। तो भाई आंसर हो गया यहाँ पे डी। ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट द आरबीआई डिसाइडेड टू बाय बैक इंडियन करेंसी, दिस इज कॉज ऑफ। किस कारण ये होता है भैया, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो भाई आरबीआई डिसाइडेड टू बाय बैक। तो जहां पे आरबीआई का इंटरवेंशन होता है वो होता है मैनेज में, मैनेज फ्लोटिंग में।
जहां पे भी आरबीआई आपको दिख जाए वो समझ जाना भैया मैनेज फ्लोटिंग का पार्ट है। तो भैया मैनेज फ्लोटिंग ये है आपका आंसर सी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको सही स्टेटमेंट यहां से आपको बतानी है। तो भाई कह रहा है एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। तो भैया आंसर तो सीधा सीधा ए दिख रहा है यहाँ पे कि जब डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, चार ऑप्शन में पहले ही आंसर मिल रहा है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो भैया कह रहा है एक्सचेंज रेट दूसरी करेंसी के टर्म में डिटरमाइन होता है, गोल्ड के टर्म में नहीं। ब्रिटेन वुड सिस्टम एक्सचेंज रेट वाज रिप्लेस्ड बाय डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो बिल्कुल नहीं भैया, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोला जाता है किसको, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को। ब्रिटेन वुड सिस्टम को रिप्लेस किया था हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ने, किसने, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ने। तीसरा है जी व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, फॉरेन करेंसी अगर क्या हो जाए, चीपर हो जाए इन रिलेशन टू डोमेस्टिक करेंसी, लेस रुपीज आर अवेलेबल फॉर अ यूएस डॉलर। तो सिंपल सी बात है भाई, एक डॉलर जो चीज 50 का था वही डॉलर अगर 40 का हो जाए, चीपर हो जाए, तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर हो गया यहाँ पे सी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कह रहा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो भैया हाई डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन, तो भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आप यहाँ पे स्पेकुलेशन, हाई डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन कर सकते हो, कौन सी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। इज इनकरेक्ट बता रही है, तो करेक्ट है भैया। आप जुआ खेल सकते हो, रेट जो लगता है वो किस में लगता है, जब रेट ऊपर नीचे होता है। पैसा कहाँ लगता है भाई, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। डज नॉट रिक्वायर एनी लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो भाई फॉरेन एक्सचेंज की आपको इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सही है भाई, ये भी करेक्ट है। डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंटरनेशनल मनी मार्केट, तो भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी किससे डिटरमाइन होती है, तो ये तीनों ही मुझे करेक्ट लग रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा भाई, नन ऑफ दिस। ठीक है, कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है इनमें से सही स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो इन ऑर्डर टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ depreciating domestic currency central bank sells the US dollar in the international money market, तो भाई अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो हमारा आरबीआई यहाँ पे इंटरवेन करता है, सेंट्रल बैंक इंटरवेन करता है। अभी ऊपर आपको बताया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, तो भाई कह रहा है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कह रहा है स्पॉट मार्केट डील्स द करंट सेल, मैंने बताया अभी ऊपर, स्पॉट मार्केट में होता है करंट आपकी फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना, तो दोनों ही सही है, तो आंसर हो गया ए एंड बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है भैया आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है भाई। तो कह रहा है एप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी अकर्स व्हेन मोर रुपीज आर टू बी पेड फॉर जापानीज येन, तो देखो भाई एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो, हमें कम पैसा देना पड़े जापानीज को, तो ये तो ज्यादा देने को कह रहा है, तो बिल्कुल गलत है भैया, सही बताना हमें। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सेल एंड परचेज ऑफ द, जहां पे सेंट्रल बैंक आ जाए भैया वहां पे समझ जाना मैनेज ये है, तो भैया मैनेज जहां पे बात कर रहा है तो बिल्कुल सही है, आंसर हो गया यहाँ पे बी। बिगर कुछ देखे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24वां है द मैनेज द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज इन इंटरनेशनल, sorry, the manage the value of Indian rupees in international market, the RBI has decided to buy US dollar from the market, सही बात है भाई। दिस विल लीड्स टू, कह रहा है इंडियन करेंसी की वैल्यू को इंटरनेशनल मार्केट में मैनेज करने के लिए आरबीआई हैज डिसाइड टू बाय यूएस डॉलर, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बाय करने का मतलब है कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो डिमांड बढ़ाने पे तो रेट बढ़ेगी और ऐसे में हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो भैया कभी कभी हम अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझ के डेप्रिशिएट भी करते हैं और एप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक है भाई,
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो भाई ये सारी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन होगा। आपको समझ आ रहे हैं सारे। 31 देख लो भाई एक बारी। 31 क्वेश्चन में कह रहा है इफ 50 रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय $1 इंस्टेड ऑफ 60। तो भैया इससे क्या हो रहा है, इससे सिंपल सी बात हो रही है भैया, हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, तो डोमेस्टिक करेंसी हैज एप्रिशिएटेड। ठीक है भाई। तो अब ये कुछ सीबीएसई के क्वेश्चन दिखा रहा है। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज व्हेन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस नेशनल इनकम। तो कह रहा है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट होंगी व्हेन इन अ कंट्रीज द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस नेशनल इनकम इज। नेशनल इनकम पे इसका क्या असर पड़ेगा भैया, तो भैया नेशनल इनकम लाइकली टू राइज होगी, फॉल होगी। तो देखो भाई क्या रहा है यहाँ पे, व्हेन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस। फॉरेन करेंसी राइज होने का मतलब $1 जो 40 का था वही $50 का हो जाए। तो भाई देखो अब बाहर के देश वालों को हमारे देश से गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते में मिलेंगी, ऐसे में वो हमारे देश में आकर के एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, और एक्सपोर्ट ज्यादा करने से हमारी इनकम ज्यादा हो जाएगी, और इनकम ज्यादा होगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। तो भाई सीधा सीधा आंसर है लाइकली टू राइज। क्लियर। कह रहा है अदर थिंग सेम द व्हेन इन द कंट्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स द नेशनल इनकम इज लाइकली टू, उल्टा हो जाएगा भाई, फॉल हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई, ये बता दिया मैंने भाई, ऊपर पढ़ लेना ऊपर से ही। सप्लाई और फॉरेन करेंसी में पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। इक्विलिब्रियम रेट जहां पे होती है भैया, जहां सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये सारे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए भाई, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं जी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला कहता है एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू। अगर क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड, फॉरेन करेंसी की अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होने पे हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डेप्रिशिएट हो जाएगी। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऊपर ही बताया है। तो भैया इनको तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना कि ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, इसको थोड़ा समझ लो कि $1 जो है अभी तक हमें 50 का मिल रहा था, वही डॉलर अगर हमें 40 का मिलने लगे तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है। जो चीज हमें अभी 50 में मिल रही थी वही 40 में मिलेगी तो हमें फायदा होगा, इसे बोला जाता है करेंसी एप्रिसिएशन। जबकि दूसरी तरफ भैया $1 अगर 40 का था तो वही डॉलर अगर हमें 50 में मिले, कितने में मिले, 50 में, तो इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हमारी करेंसी की वैल्यू लॉस करती है फॉरेन करेंसी के कंपेयर में, तो हमारी करेंसी यहाँ डेप्रिशिएट होती है और फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है। ठीक है भाई। तो ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो आप इजीली इनके आंसर दे सकते हो। इन केस ऑफ स्टिफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज, अगर रुपीज की वैल्यू फॉल हो जाए, कह रहे द डैश कैन सेल फॉरेन एक्सचेंज एंड बाय बैक। कौन बाय बैक करता है, तो भैया आरबीआई बाय बैक करता है हमें। ठीक है जी। कहता है द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्स करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक टू मैनेज रेट, मेंटेन द रेट। तो भैया इसे मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं, मैंने पहले भी बताया ऊपर भी बताया। कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट पढ़ लो। समझ रहे बात को। लास्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट इज मोस्ट रिजिड एंड डज नॉट अलाउ एनी एडजस्टमेंट। तो भैया जो रेट एक बार डिटरमाइन हो जाती थी वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर डिटरमाइन होती थी। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में भी दो रेट डिटरमाइन होती थी, एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और एक ब्रिटेन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में जब हम अपनी करेंसी को गोल्ड के टर्म में डिटरमाइन करते थे, गोल्ड के टर्म में जब रेट डिटरमाइन होती थी, जबकि ब्रिटेन वुड सिस्टम में हमने अपनी करेंसी को डॉलर के टर्म में डिटरमाइन करना शुरू कर दिया था। बट ये डॉलर भी फिक्स रहता था उस टाइम पे, बट डॉलर में आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते थे। बट गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हम अपनी करेंसी को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रिजिड मतलब जहां पे इजीली आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट आपका आंसर है। तो एक आप करना भैया। ठीक है। ये तो आपको मैंने पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी सबको पता है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आर्ट्स ग्रुप। आर्ट्स ग्रुप पे आपको ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगे भाई, और धीरे धीरे सब मिल जाएगा यार, परेशान मत होया करो।
परेशान हो जाओगे तो भैया ऐसे में कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, समय के साथ सब मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं आगे कुछ रीजन असर्शन के क्वेश्चन पे। तो भाई रीजन असर्शन के क्वेश्चन कहता है, इन केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन मोर रुपीज आर टू बी पेड टू बाय वन यूएस डॉलर। कह रहे हैं करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है जी। एसर्शन रीजन को करने का तरीका सीख लो भाई, कैसे करते हैं। पहले दोनों एसर्शन रीजन दोनों को पढ़ो, दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद देखो जी दोनों सही है या नहीं है। कह रहा है डोमेस्टिक करेंसी लूजेस इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू यूएस डॉलर। डोमेस्टिक करेंसी लॉसेस इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू यूएस डॉलर। तो भाई हमारी जो करेंसी है रुपीज है, वो लगातार आप देख रहे हो कि यूएस डॉलर के कंपेयर में क्या खोता जा रहा है, अपनी वैल्यू को खोता जा रहा है। ठीक है भाई, तो देखो अब दोनों को मैच कैसे करना है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब दोनों को हमें एक दूसरे से रिलेट करना है कि क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। इसके लिए क्या करना है जी, आपको एसर्शन पे आपको वाई लगा दो, या डब्ल्यू एच फैमिली का कोई सा भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इन केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन मोर रुपीज आर टू बी पेड टू बाय वन यूएस डॉलर। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है भैया। तो भैया करेंसी डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है कि भैया आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। तो भाई सेकंड पॉइंट क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों होता है ऐसा। कह रहा है ये बात तो बोल रहा है कि डोमेस्टिक करेंसी लॉसेस इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू यूएस डॉलर। तो भाई हमारी करेंसी अमेरिका के रिलेशन में वैल्यू लॉस कर रही है, तो ये बात और ये बात दोनों अलग अलग है। दोनों सही तो हैं बट मैच नहीं कर रही। आप डब्ल्यू एच फैमिली लगा करके इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो, ये बात इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। इन केस ऑफ डिवैल्यूएशन, कह रहा है डिवैल्यूएशन के केस में द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले नो रोल। कह रहा है कोई रोल यहाँ पे व्हाटसोएवर, मतलब कोई सा रोल नहीं निभाता इन केस ऑफ डिवैल्यूएशन द मार्केट फोर्सेस। तो भाई डिवैल्यूएशन में रेट को डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट, तो इसमें मार्केट फोर्सेस का कोई काम नहीं होता। जबकि कहता है डिवैल्यूएशन लीड्स टू, पहली बात सही है, डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो भाई कह रहा है डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड, करेंसी डिवैल्यूएट होने से हम अपनी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। एक डॉलर जो 50 का था वही डॉलर अगर 60 का हो जाए तो करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है, तो हम क्या फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे, बिल्कुल नहीं। रेट बढ़ने पे डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, मैंने ये ऊपर बता दिया आपको। तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो जी। कह रहा है फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज इज कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ एक्सचेंज। कह रहा है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, कह रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ एक्सचेंज है। तो भाई ये एक बात बिल्कुल सही है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया हम आगे किसी टाइम पे आपको करेंसी, आपको सॉरी पैसा वापस लौटाएंगे। तो भैया एक फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ एक्सचेंज है। कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ कॉन्ट्रैक्ट साइन टुडे बट आर टू बी ऑनर्ड सम टाइम इन द फ्यूचर। तो बिल्कुल सही बात है भाई, फॉरवर्ड रेट और फॉरवर्ड, अब देखो यहाँ पे आप डब्ल्यू एच फैमिली लगाओ कि फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज क्यों है एक कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ एक्सचेंज, वाई लगा दिया हमने। जैसे हमने वाई लगाया तो हमें आंसर मिल रहा है क्या नीचे, क्योंकि फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज इज अ कॉन्ट्रैक्ट साइन टुडे बट आर टू बी ऑनर्ड सम टाइम इन द फ्यूचर। तो देखो ऐसे आप डब्ल्यू एच फैमिली लगा के एसएसएन रीजन को बहुत इजीली कर सकते हो, इसका यही तरीका है। ठीक है जी। तो भाई इस वीडियो में आपको सारी ट्रिकें बताई जा रही हैं एसएसएन रीजन को सॉल्व करने की। एसएसएन और रीजन कह रहा है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट is an important source of supply of foreign exchange from rest of the world। कह रहा है एक्सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉरेन करेंसी की सप्लाई के लिए। बिल्कुल सही बात लग रही है भाई यहाँ पे तो। हाँ भाई चौथे क्वेश्चन में सही लग रहा है आपको, ये एक्सपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ, सॉरी ये तो एक्सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया ये तो सप्लाई नहीं हो रही, हमारे देश से उल्टा सप्लाई हो रही है, तो फॉरेन करेंसी आ नहीं रही, फॉरेन करेंसी जा रही है। ये तो बिल्कुल गलत बात बता रहा है भाई। तो जैसे ये गलत हो गया तो रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि एक गलत है, अपने आप ही दूसरा सही हो जाएगा। बट जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको दोनों को पढ़ना पड़ता है। रीजन असर्शन में अगर आपको एक भी गलत लगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही होगा, और ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है इसका। ठीक है भाई, तो ऐसे कई सारे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे। ठीक है भाई, 9 क्वेश्चन है, मैंने 4 आपको करा दिए, एक 9वां और करा देते हैं आपकी तसल्ली के लिए। 5 आप करो, 4 आप, 5 मैंने करा दिए, 4 आप करना। assertion exchange rate is the price of a currency expressed in terms of other currency। तो भैया कह रहा है एक्सचेंज रेट जब आपकी डिटरमाइन होती है दूसरी करेंसी के टर्म में, तो बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है जी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई ऑफ द मार्केट फोर्सेस। तो बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों चीजें सही हैं। बट क्या रेट वो एक्सप्लेन कर रहा है ये, तो डब्ल्यू एच फैमिली लगा दो। कह रहा है एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो क्यों है भैया, इसको हम क्यों एक्सचेंज रेट बोलते हैं? तो यहाँ पे तो यही खुद में ही आंसर बता रहा है, ये तो आंसर खुद ही है। तो ये बात बिल्कुल अलग है, ये उसका एक पार्ट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट उसका एक पार्ट है। बट एक्सचेंज रेट खुद को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। तो भाई दोनों चीजें सही हैं बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे बी। क्लियर? तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ से मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। आर्ट्स गुरु चैनल का नाम भी आर्ट्स गुरु है, जिसको आपको शेयर करना है भैया, सब्सक्राइब करना है। बाकी वीडियोस आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। तो जिन बच्चों के भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी। ठीक है भाई, तो और मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं, अगर आपको चैनल का लिंक चाहिए तो भाई आप मेरे नंबर से भी ले सकते हैं। और 8470079960 है जी। ठीक है, ये 7 है। वीडियो को भैया ऐसे ही प्यार देते रहिए, काफी ज्यादा शेयर्स हो रही है भाई वीडियो। ठीक है, तो लगातार आपके लिए वीडियो आती रहेगी। थोड़ा सा ब्रेक हो गया बट आगे से ऐसे गलती नहीं होगी भाई, जल्दी आपके बीच में नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद आप सभी का।